नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एरो इंजन को लेके। आप सबको कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि अभी भारत और फ्रांस के बीच ऑफिशियल एक एरो इंजन को डेवलप करने के लिए डील को फाइनल कर लिया गया और आने वाले 7 सालों के अंदर इस नए इंजन को डेवलप किया जाने वाला है, जिसे आगे चल के भारत अपनी फ्यूचर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाला है। अभी इस इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेके बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया जा रहा है और अभी जीटीआरए और सफरान की तरफ से जल्दी से ही इस इंजन के लिए एक प्रिलिमिनरी डिजाइन को तैयार किया जाने वाला है, जिसके तुरंत बाद ही इस प्रोजेक्ट की सेकंड फेज को शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें थोड़ा सा भी डिले नहीं होने वाला है। और इसके लिए अभी जीटीआरए की तरफ से इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी तलाश किया जा रहा है, जो कि आगे चल के इस इंजन के लिए सिर्फ कंपोनेंट्स को ही सप्लाई नहीं करेगी, बल्कि आगे चल के इस इंजन की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा उसका कुछ हिस्सा इन कंपनीज के साथ भी शेयर किया जाने वाला है। और सफरान की तरफ से भी एक और बात बहुत ही क्लियर कर दिया गया कि अभी इस इंजन को डेवलप करने के बाद इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भारत के साथ शेयर किया जाएगा और इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी भारत के साथ ही शेयर किया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आगे चल के इसकी जो प्रोडक्शन किया जाएगा उसको सिर्फ भारत में प्रोडक्शन किया जाएगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में इसकी कुछ कंपोनेंट्स रहेंगे जिनको फ्रांस से हमको मंगाना पड़ेगा, लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ इनको इंडियन सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में इस इंजन की प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक सारा का सारा काम जीटीआरए के ऊपर ही होने वाली है और इसमें जीटीआरए चाहे तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी इन्वॉल्व कर सकता है और इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत सारी इंडियन एमएसएमई कंपनी भी शामिल होने वाले हैं। जीटीआरए के पास अब एक मेजर चैलेंज ये है कि जब इंजन प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा तो इसे किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकेगा, ताकि आगे चल के इसको ऑपरेट करने में हमारे पॉकेट के ऊपर थोड़ा कम जोर डालेगी और आगे चल के इस इंजन को एक्सपोर्ट भी किया सकेगा, जिसमें अगर हम इस इंजन को किसी इंडियन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करके किसी दूसरे देश को बेचते हैं तो इसमें हमें फ्रांस से इसकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी कंप्लीट नए फाइटर जेट में इसको इंटीग्रेट करने के लिए कोई दूसरा देश हमको अप्रोच करता है तो उस हालात में हमको फ्रांस से और सफरान से इसके लिए क्लियरेंस लेने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसमें कोई खास दिक्कत होने की जो चांसेस है वो काफी कम होने वाली है। अगला अपडेट तिब्बत और चाइना को लेके। और जैसे कि अभी भारत और चाइना के बीच जो मेजॉरिटी बॉर्डर लाइन है वो सीधे तौर पर चाइना के साथ नहीं बल्कि तिब्बत के साथ है, तो ये मुद्दा भारत के लिए भी काफी मायने रखने वाला है। आप सब जानते हैं कि चाइना की तरफ से जब से तिब्बत पर अपना कब्जा किया गया था तो उसके बाद ही दलाई लामा तिब्बत छोड़ के भारत चला है, तो और अभी वो धर्मशाला में रह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनकी जन्मदिन के अवसर पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको बधाई दिया था और साथ ही दलाई लामा अभी लेह और लद्दाख की विजिट पर भी जाने वाले थे। चाइना की तरफ से हमेशा से ही दलाई लामा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया जा रहा था ताकि वो तिब्बत पर अपना कब्जा पूरी तरीके से कर सके और तिब्बतियन कल्चर को अपने कंट्रोल में ले सके। और इसके लिए चाइना की तरफ से अपने तरफ से एक फेक दलाई लामा को भी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन तब दलाई लामा ने साफ कर दिया था कि अगर कोई नेक्स्ट लामा बनेगा तो वो भारत से होने वाला है और ये बात चाइना को तब पसंद नहीं आया था। और दलाई लामा तिब्बत के लोगों के लिए सबसे ऊंचे दर्जे के स्पिरिचुअल लीडर होते हैं और तिब्बत के लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंस का मार्ग था उसे दलाई लामा ही लीड कर रहे थे। पर अभी रिसेंटली दलाई लामा ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि शायद तिब्बत को हमेशा से ही चाइना के अंडर रहने के लिए मजबूर करने वाला है, क्योंकि दलाई लामा ने अभी ये बताया कि वो चाहते हैं कि तिब्बत चाइना के अंडर ही रहे, लेकिन तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन की मान्यता मिल जाए और बदले में तिब्बतियन कल्चर को चाइना के अंदर रहकर सुरक्षा दिया जाए। अब अगर ये कंडीशन चाइना मान लेता है तो जाहिर सी बात है कि तिब्बत हमेशा के लिए ऑफिशियल लेवल में ही चाइना के साथ मिल जाएगा और अभी तिब्बत और चाइना के बीच जो डिस्प्यूट चल रहा है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। पहले भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि 15 जुलाई को इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले मॉडर्न फ्रिगेट में से एक को लॉन्च किया जाने वाला था, जिसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च करने की बात की गई थी। इन वेसल को प्रोजेक्ट 17A क्लास के अंदर बनाया जा रहा था, जिसमें टोटल 7 वेसल को बनाया जाने वाला था, जिसमें से 3 जीआरसी की तरफ से और 4 मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया जाने वाला है। और पिछले महीने ही मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से इसी क्लास के वेसल आईएनएस नीलगिरी को लॉन्च किया गया था। आज इस वेसल को जीआरसी की तरफ से लॉन्च किया गया था। इसका नाम आईएनएस दूनागिरी होने वाला है और ये प्रोजेक्ट 17A क्लास के अंदर बनाया जाने वाला 4th वेसल होने वाला है। आईएनएस दूनागिरी नाम की एक और फ्रिगेट भी इंडियन नेवी में मौजूद था, जिसको 1977 में नेवी में शामिल किया गया था और उसको ऑफिशियली 2010 में नेवी से डीकमीशन किया गया था। और इस वेसल ने करीब 33 ईयर तक इंडियन नेवी में सर्विस किया था, जिसमें कई इंपोर्टेंट मिशन के दौरान भी इसको डिप्लॉय किया गया था।
अभी प्रोजेक्ट 17A के अंदर जितने भी वेसल बनाए जाने वाले इन सभी को भारत की तरफ से इंडिजिनसली डेवलप और डिजाइन किया जा रहा है और यहाँ तक कि इन वेसल्स को बनाने में लगभग 75% तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और प्रोजेक्ट 17A क्लास के अंदर बनाए जाने वाले वेसल वो वेसल होते हैं जिनको पहली बार मॉड्यूलर शिप बिल्डिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया जा रहा है और इसके लिए बहुत GRSC की तरफ से और मझगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए काफी अपग्रेड किया गया है। अगला अपडेट भारत की यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबरशिप को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करना चाहता है और इसके लिए भारत पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई रिफॉर्म को भी लाने की कोशिश कर रहा है, जिसे भारत को लगभग सभी मेजर पावर सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें चाइना को छोड़ के बाकी सभी वीटो पावर वाले कंट्री भारत का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अभी INS की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भी भारत की तरफ से किए जाने वाले इस मूव को ब्लॉक किया गया, यानी कि एक बार फिर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करने की भारत की कोशिश को पाकिस्तान की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि अभी तक इसको लेके भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट इशू नहीं किया गया, लेकिन INS के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप को हासिल करने से एक बार फिर से रोक दिया और इसमें इस बार चाइना का भी नाम नहीं लिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान के मुताबिक इस बार भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में अपने सपोर्ट में 2/3 वोट को लाने में सक्षम नहीं हुआ था और जो मेजॉरिटी थे वो भारत के खिलाफ थे और पाकिस्तान की क्लेम के मुताबिक इस बार यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भी भारत का समर्थन नहीं किया गया था, जिस वजह से भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिल पाया था। पाकिस्तान की क्लेम के मुताबिक भारत को परमानेंट मेंबर बनने के लिए टोटल 129 वोट की जरूरत थी, जबकि भारत को इसका आधा भी वोट नहीं मिला था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से भारत के अगेंस्ट में जो मोर्चा निकाला गया था कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने के लायक नहीं है, इसको मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज की तरफ से सपोर्ट किया गया था और अरब लीग और अफ्रीकन यूनियन की तरफ से भी पाकिस्तान का समर्थन किया गया था और इसे अभी पाकिस्तान की तरफ से अपनी बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया जा रहा है। अगला अपडेट काक्साट को लेके। अब आप सब जानते होंगे कि जब से भारत की तरफ से रशिया के साथ S-400 डील को साइन किया गया था, तब से भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से काक्साट के अंदर सैंक्शन लगाने की धमकी दिया जा रहा है और जो भी देश रशिया के साथ कोई बहुत बड़ी डिफेंस डील को करते हैं तो लगभग सभी देशों के ऊपर सैंक्शन लगाया जा चुका है, जिसमें टर्की भी शामिल है। पर जब भी सैंक्शंस को लगाया जा रहा था तब यूनाइटेड स्टेट को भी पता था कि वो सीधे तौर पर भारत के ऊपर इसको लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इससे इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट को नुकसान होने वाला है। तो उस वजह से यूएस की तरफ से भारत के लिए कुछ वेसल वेवियर को निकालने की कोशिश किया जा रहा था और ये प्रपोजल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर से ही चल रहा था, लेकिन तब से आज तक इसको फाइनलाइज नहीं किया गया था। और आपने देखा होगा बीच बीच में खबर आता रहता है कि भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा, फिर 2 दिन बाद आता है कि नहीं लगने वाला है। तो पिछले 3 से 4 सालों में ये सब चलता आ रहा है और ये सिलसिला आगे भी चलने वाला है। लेकिन असल में यूनाइटेड स्टेट को भी पता है कि अगर वो भारत पर सैंक्शन लगाने की बात करते हैं या लगा भी देते हैं तो इससे उनको ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि बदले में भारत यूनाइटेड स्टेट की कंपनीज को अपने डिफेंस डील में पार्टिसिपेट करने नहीं दे सकता है, जो कि भारत के साथ अभी बिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर रहे हैं, जिससे यूनाइटेड स्टेट को काफी नुकसान होने वाला है। और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी भी वीक हो जाएगी और इससे साउथ एशिया में चाइना के प्रेजेंस को रोकने के लिए यूनाइटेड स्टेट के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और ये बात यूएस नहीं चाहता है। इसी वजह से अभी फाइनली यूएस की तरफ से भारत के लिए प्रपोज किए गए स्पेशल वेवियर प्लान को अप्रूव कर दिया गया, जिसमें भारत अपने जरूरतों के हिसाब से रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील को कर सकता है। और यूएस की तरफ से ये बताया गया कि वो ये फैसला इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि चाइना की तरफ से अभी जिस तरीके से भारत पर एग्रेशन दिखाया जा रहा है, ऐसे में भारत को रशियन डिफेंस इक्विपमेंट की और सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर इस कंडीशन में वो भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तो इससे उन्हीं की अलाइड कंट्री की नुकसान होने वाला है और इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट का नुकसान होने वाला है। तो काट्स एक्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस बुनियाद पर वो अभी भारत को वेवियर देने के लिए राजी हो गए, लेकिन फिलहाल अभी इस वेवियर को 100% नहीं माना जा सकता है क्योंकि अभी तक इस पर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर नहीं किया है। और अभी अगर एक बार इसको यूएस के प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर लिया तो ये भारत के लिए ऑफिशियल वेवियर होने वाला है, जिसके बाद भारत को काट्स एक्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला है। और ऊपर से अभी भारत की तरफ से इंडियन करेंसी में ही फॉरेन ट्रांजैक्शन करना शुरू किया जा रहा है, जो कि डॉलर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी को कम करने वाला और इससे भी काट्स एक्ट से हमको डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।